हेलो हेलो। राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहते हैं, थोड़ी दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया में पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए। आपके ऊपर जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए। आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। नमस्कार। मैं बड़ी संक्षेप से 2-3 अलग मुद्दे कहना चाहती हूँ। राहुल जी और संजय जी ने कहा, उसके बाद 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए। उनके ही सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मार्केटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं। तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में, उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना, हमारी सब मांग है वहां की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द
तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया आज सरकार में है महाराष्ट्र में। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में, फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसी, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजोला नमारुस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो वोटर्स लिस्ट फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे, बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो वो संविधान बचाना हो, देश बचाना हो, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने देश को इतनी दिशा दी, इन सब के मान सम्मान, उनका जो उन्होंने मेहनत करके हम सबको ये हक दिया है, वो पूरा फेयर होना ही चाहिए। और हमारी लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ पारदर्शकता चाहते, बाकी हमारी कुछ मांग नहीं। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब मैं, क्योंकि तीनों को जाना है तो कम सवाल लेंगे। एएनआई मशीनरी पे हो रहा है, अब तो सवाल पूरी मशीनरी पे हो रहा है, इसको आगे लेके कैसे जाएंगे, क्या रास्ता बचता है आप लोगों के पास? देखिए, दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को, जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट speculations, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers. अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% strike rate. What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay, these are facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it.
So what you need to do is you need to give us now the voter lists so we can explain it. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. And so that is why we are asking the Election Commission again and again. Our party has asked, their party has asked, multiple people have asked, informally we have asked, formally we have asked. Every time the Election Commission says to us, nothing happens. And my concern is the strategy is to delay and destroy. Right? So the answer is Election Commission needs to give us this data. We are the opposition. And they need to give us this data as soon as possible. Next step, frankly, what can it be? The next step is we go to the judicial system. Right? Also, we don't actually understand the main issue here. This is actually a small piece of the puzzle. The big piece of the puzzle is voter deletion. We don't know how many voters have been deleted where. We know how many have been added, but we don't know how many have been deleted. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters. We suspect. So, sir, PTI, mic दीजिए. Sir, you are saying that. अरे, give the mic, let's. So you are saying that despite raising this with the EC time and again, they are not responding. So do you think that also another way would be to go to the people and, start a people's movement, or also could you approach the president about this? I mean, I just mentioned, I think the next step of this is going to be go to the judiciary. But look, it's surprising to me that the Election Commission is not ready to give us the voter list. It should be surprising to you. Right? There should be no reason for them not to give us the voter list. To me, the only reason possible for them not immediately giving us the voter lists of both these elections is that there's something wrong. And they know it. Right? Sanjay Mishra ji. राहुल जी, आपने और संजय जी ने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है, और जिस तरह का उनका रवैया है शायद आपको मिले भी नहीं. क्या आप लोगों के पास जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट मिली थी पार्टियों को, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टियों को लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट के आधार पर कहीं कोई कंक्लूजन पर आप हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है. तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की. बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है. मौसमी. राहुल जी, ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि लगभग 9 करोड़ 70 लाख 25,000 वोटर्स, 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स हैं, वोटिंग पॉपुलेशन है, और जो अडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है वो 9 करोड़ 54 लाख है जी. तो ये जो सेंसस क्योंकि 2011 में हुआ है, क्या हम लोग को इसकी सोर्स पता चल सकता, और क्या वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 5 साल की अंदाजन निकाली गई है? That is the Union Ministry of Health and Family Welfare data. Right? So that is normally क्या होता है, जितने वोटर्स होते हैं उतने वोट ऑलमोस्ट कभी नहीं करते हैं. नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट में देखें तो 85%, 87% कर जाते हैं ऑफ टोटल वोटर्स. यहां पे आई थिंक 102% कर गए हैं. हाउ मच, कितना है ये? 102% कर गए हैं. तो इट इज नॉट ओनली दैट देयर आर मोर वोटर्स देन एक्चुअल पीपल.
it is that the voting percentage is 102%. Right? The actual voting percentage of this should be 15% approximately. If you up states को aggregate करो, तो it should be 15% less than 9.54. It is actually 102%. Right? So really, it's way beyond the population. जी, और दूसरी जिक्र आपने किया था कि सीईसी का सिलेक्शन जो हो रहा है, I think one question is enough. Let's not. नहीं. One last question, जैनेंद्र जी. राहुल जी, आप चुनाव के बाद राहुल जी, आप चुनाव के बाद वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन जैसे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये तो हर साल जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको वोटर लिस्ट दी जाती है। चुनाव से पहले, ठीक पहले जो फाइनल रोल होता है वो भी उम्मीदवारों को और पार्टियों को दिया जाता है। तो अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते, हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा। सर, दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ, देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, वो दे क्यों नहीं रहे? Just one small point. नहीं, you were, हम साथ में थे अरविंद जी के साथ उस मांग में। और एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जब हुआ था, अभी ऑनलाइन नाम बढ़ा सकते हैं आप। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र का मैं आपको उदाहरण दूं, मैं रोज मॉनिटर करती थी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन करके कलेक्टर हैज द फाइनल अथॉरिटी। तो लास्ट 3 दिन जब हम पूरे चुनाव प्रचार में सारे बिजी थे, यहाँ नंबर बढ़े थे। हमसे कह रहे कि वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल एक आधार कार्ड पे, अभी आप हमारे यहाँ लाडली बहन योजना में सारे गलत आधार कार्ड आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, प्रेस कह रहा है। आप ही ने तो दिखा, 5 लाख महिलाओं का नाम कम होता जा रहा है। What has happened is that this list is a dynamic list, and this list is constantly changing, and anyone can change it. The nice way to say it is that the Election Commission has lost control of the list. The bad way to say it is the Election Commission has manipulated the list. What is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There's no doubt about that. Because, please understand, a list which is bigger than the entire population, a list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra, a list where all the additional voters are going in favor of the BJP. Look at that page. All of them have gone to the BJP. It's not that 50% have gone, 60% have gone. It's the same. 35,000, 40,000. All have gone. So something is wrong. And it is the responsibility of the Election Commission now to come clean on what has happened. Right? The answer is not, we gave you the list. तोपर्यंत जनतेचं समर्थन त्यांना कधीच मिळणार नाही। राहुल गांधी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की वोट जानबूझ के काटे गए हैं। 5 महीने में 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। सर, दिल्ली चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, सभी एग्जिट पोल में बीजेपी
तर आपण पाहतोय यावेळेस राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद सुरू होती आणि राहुल गांधी यांच्यासोबत सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत सुद्धा उपस्थित असल्याचं आपण पाहिलेलं आहे आणि यावेळेस अनेक आरोप जे ते महायुती सरकारवर खास करून भाजपवर यावेळेस करण्यात आलेले आहे. एकंदरीत जर पाहिलं तर आम्हाला विखुरलेली यादी मिळाली असं राहुल गांधींचं म्हणणं आहे. यानंतर राज्यभरातल्या काही मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी वेगवान स्वरूपात. राज्यात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप होणार अशी चर्चा आहे. ठाकरेंचे 6 खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी 6 खासदार आवश्यक होते. आता ठाकरेंच्या 6 खासदारांचं मन वळवण्यात शिंदेंना यश आलंय का हा प्रश्न आहे. ऑपरेशन टायगरची चर्चा रंगली आहे. आता यावरती उदय सामंत यांनी एक मोठं विधान केलं. एखादं मिशन राबवायचं असताना ते सांगायचं नाही. अनेक लोक संपर्कात आहे हे निश्चित आहे. टप्प्याटप्प्यानं त्यांचा प्रवेश होईल हे देखील निश्चित आहे असं सूचक विधान उदय सामंत यांनी केलं. त्यानंतर बघूयात एक ब्रेकिंग न्यूज ती देखील मुंबईमधून. कारण मुंबईकरांची चिंता वाढलेली आहे. अखेर ज्याची भीती होती तेच घडलेलं आहे. मुंबईमध्ये जीबीएसचा शिरकाव झालेला आहे. अंधेरी पूर्वमधील एका पुरुषाला जीबीएसची लागण झालेली आहे. जीबीएसची लागण झालेली आहे. रुग्णावर सध्या 7 हिल्स या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असल्याचं बघायला मिळत आहे. तर मुंबईमध्ये आपण पाहतोय आता अखेर जीबीएसचा पहिला रुग्ण आढळलाय. सुविधा किंवा काय व्यवस्था अंधेरी पूर्व विभागात पहिलं मला वाटतं मुंबईत पहिलं पेशंट आहे त्यांचे मुंबईत राहणारे आहेत. जीबीएसचं पहिलं पेशंट आज 7 आम्हाला सकाळी डॉक्टरचा फोन आला की त्यांना जीबीएस आहे म्हणून आम्ही लवकर धावत हॉस्पिटलला गेलो आणि त्यांना इलाज चालू केलेला आहे. 7 रुग्णालयात जवळजवळ 50 आयसीयू बेडचा एक वॉर्ड जीबीएस साठी ठेवलेले आहे आणि प्रत्येक वॉर्डात जेवढे पेशंट येतील त्यांना महात्मा फुले हा योजनेमधून फ्री इलाज करण्याचा महानगरपालिकाचा आम्ही आश्वासन केलेलं आहे आणि त्यांनी मान्य केलेलं आहे. म्हणजे कोणाला या संदर्भात आपण अधिकची अपडेट घेऊयात आमचे प्रतिनिधी संजय गडदे यांच्याकडून. संजय, आपण पाहतोय अखेर मुंबईमध्ये पहिला जीबीएसचा रुग्ण आढळलेला आहे. सविस्तर माहिती या संदर्भात काय लक्षणं या रुग्णामध्ये दिसली? मुंबईत देखील जीबीएसचा पहिला रुग्ण आढळून आलेला आहे. अंधेरी पूर्वेकडील मालपाडोंगरी परिसरामध्ये हा पुरुष रुग्ण राहतोय आणि 2 दिवसापासून त्याला त्रास जाणवू लागल्यानंतर जे आहे ते अंधेरी पूर्वेकडील जे 7 हिल रुग्णालय आहे या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केलं. दाखल केल्यानंतर रुग्ण डॉक्टरांकडून त्याच्या जे आहे ते रक्त तपासणी वगैरे केल्यानंतर त्या रुग्णामध्ये जीबीएसची लक्षणं आढळून आली होती आणि यानंतर काल सकाळी जे आहे ते डॉक्टरांनी खात्री केली की तो रुग्ण जो आहे तो जीबीएसचा रुग्ण असल्याची खात्री केली. त्यानंतर जे आहे ते आता स्थानिक आमदार देखील आहेत मुरजी पटेल यांनी देखील रुग्णालयामध्ये जाऊन त्या रुग्णाची भेट घेतली होती, त्याची चौकशी केली. यानंतर त्या ठिकाणचे जे अधिष्ठाता आहेत त्यांना भेटून त्या संदर्भात जे आहे ते काळजी घेण्यासाठी सूचना देखील केलेल्या आहेत. एक विशेष असा 50 बेडचा एक वॉर्ड देखील त्या ठिकाणी बनवण्यात यावा अशी त्यांनी सूचना देखील केली. शिवाय जीबीएसचे जेवढे रुग्ण आढळतील या रुग्णांवरती या 7 हिल रुग्णालयामध्ये महात्मा फुले जीवनदायी योजनेच्या अंतर्गत मोफत उपचार करावे अशा देखील आमदारांनी सूचना केलेल्या आहेत. आता पाहावं लागेल की मुंबईचा हा पहिला रुग्ण आहे, मात्र यानंतरचे रुग्णालय वैद्यकीय अधिकारी असतील या रुग्णाची काळजी किती घेतात यावरती त्या रुग्णाचे उपचार आणि बऱ्याच काही गोष्टी अवलंबून असतील. निश्चितच. धन्यवाद संजय दिलेल्या सर्व अपडेटसाठी. यासोबतच बुलेटिनमध्ये एक अगदी छोटासा ब्रेक. आम्ही लगेचच परततोय. गोविंद नवी दिल्लीतून ही मोठी बातमी समोर येते ती म्हणजेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची अगदी थोड्याच वेळामध्ये पत्रकार परिषद होणार आहे. महाराष्ट्रात मतदार याद्यांमधील घोळाचे पुरावे या पत्रकार परिषदेत सादर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. तर यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार संजय राऊत सुद्धा उपस्थित राहणार आहे. त्यामुळे सगळ्या देशाच्याच नजरा नेमकं राहुल गांधी या पत्रकार परिषदेतून काय बोलतात याकडे लागल्या आहेत. 12:30 वाजता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि महाराष्ट्राच्या मतदार याद्या असतील, निवडणुकीत एकंदरीत जे घोटाळे झालेले आहेत त्या संदर्भात पुराव्यानिशी ते आपल्याशी चर्चा करणार आहेत. अगदी काही क्षणात होणाऱ्या या पत्रकार परिषदेकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. मात्र काही क्षणापूर्वीच अजून एक पत्रकार परिषद झाली जिची आता चर्चा रंगली आहे. पत्रकार परिषद होती ठाकरे सेनेच्या खासदारांची.
तर आमची वज्रमूठ आहे, पक्षाशी आम्ही सगळे एकनिष्ठ आहोत असंच या सगळ्या खासदारांनी ठणकावून सांगितलंय. पक्ष सोडून कुठेही जाणार नाही. ठाकरे गटाच्या खासदारांनी पत्रकार परिषदेत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केलेलं आहे. तर बीड प्रकरणावरून लक्ष हटवण्यासाठी या पुढ्या सोडल्या जात असल्याचं खासदार अरविंद सावंत म्हणाले. त्याचं आम्ही उद्घाटन केलं तेव्हाही सगळे खासदारच होते. आताही हे 9च्या 9 खासदार हजर आहेत इथे. 9 आता संजय दिना आता येतील 2 मिनिटांमध्ये. आणि म्हणून आम्ही मुद्दाम सगळ्यांना एकत्र आणलं की ज्यांना कुणाला वाटतं त्यांनी अगदी व्यक्तिशः जरी बोललं तरीच राहिलं. आमची वज्रमुठ आहे, मजबूत, टायगर जिंदा आहे, तसे सगळे आहे तिकडे. आणि तिथं काही चढ उतार होऊ द्या, आम्ही सारे शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षासोबत आहोत. त्यामुळे ज्या कोणी बातम्या सोडतायत त्यांना हे समोर आता हे चित्र दिसतंय, त्यातनं तुम्ही आपण समजा. आणि यानंतर आपण बघूयात एक मोठी बातमी, ती म्हणजे नवी मुंबईमध्ये तब्बल 200 कोटींचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आलेले आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने ही मोठी कारवाई केली असल्याचं बघायला मिळत आहे. 11 किलो कोकेन आणि 4 किलो हायड्रोपिक गांजा जप्त झालेला आहे. नवी मुंबईमध्ये 200 कोटींच्या ड्रग्जसह दोघांना अटक सुद्धा करण्यात आली.